नमस्कार, ग्रीन टीवी की आज की किसान चौपाल में आप सभी किसानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह और कार्यक्रम की शुरुआत में मैं आपको बता दूं कि आज की किसान चौपाल जो हम अनाज मंडी बिस्ठान रोड खरगोन में लगा रहे हैं, ये किसान चौपाल हम मध्य प्रदेश एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, मध्य प्रदेश हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, आरडीआ फाउंडेशन और धानुका एग्रीटेक लिमिटेड के सहयोग से, आत्मा के सहयोग से लगा रहे हैं। और सबसे बड़ा सहयोग है हमारे उन किसानों का जो अपने कीमती समय से थोड़ा समय निकालकर आज की किसान चौपाल में पहुंचे हैं। तो सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगी अपने सभी किसानों का, तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कि आप समय निकालकर आज की किसान चौपाल में पहुंचे हैं। तो एक बार जोरदार तालियां आप अपने खुद के लिए बजाएं। बहुत बहुत स्वागत है आपकी किसान चौपाल में आप सभी का। और मैं स्वागत करना चाहूँगी हमारे उन सभी एक्सपर्ट्स का जो केवीके से, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हमारे बीच उपस्थित हैं। धानुका से आए हमारे अतिथियों का भी स्वागत है बहुत बहुत। और सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगी के गिरवाल सर, डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर खरगोन एमपी से। सर कृपया स्टेज पर आएँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी मदन कनाज सर, पीडी आत्मा, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। PS वारचे सर, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर खरगोन मध्य प्रदेश से। सर कृपया स्टेज पर आए, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। डॉक्टर संजीव वर्मा सर, सॉइल साइंस एक्सपर्ट केवीके खरगोन से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका भी कार्यक्रम में। हमारे बीच समय निकालकर आई हैं डॉक्टर माना सोलंकी जी, ADA आत्मा। मैम प्लीज मंच पर आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। मैं स्वागत करना चाहूंगी RK धूरिया सर, सीनियर डिप्टी जनरल मैनेजर धानुका एग्रीटेक लिमिटेड से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैं स्वागत करना चाहूंगी महेश शर्मा सर, जो कि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं धानुका एग्रीटेक लिमिटेड से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी कार्यक्रम में। सुबोध गुप्ता सर, DGM मार्केटिंग धानुका एग्रीटेक लिमिटेड से। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। गौतम जी, सेल्स FL धानुका एग्रीटेक लिमिटेड से। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत हमारे उन तमाम किसानों का जो आज की किसान चौपाल में हमारे साथ यहाँ पहुँचे हैं। ये आशा है पूरी मेरी कि अगले कुछ घंटे जो आप इस किसान चौपाल को आज दे रहे हैं, यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण, कुछ अच्छी बातें आप सीख कर जाएंगे, समझ कर जाएंगे, जो खेती में आपके काम आएंगी। और सबसे पहले मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर संजीव वर्मा सर, सॉइल साइंस एक्सपर्ट, जो आपको बताएंगे मिट्टी के महत्व के बारे में, पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में। सर आप आएँ और हमारे किसानों को बताएं कि मिट्टी का महत्व क्या होता है खेती के लिए, मिट्टी की जांच कितनी ज़रूरी होती है, इन तमाम बातों पर प्रकाश डालें। धन्यवाद मैडम। आज के इस किसान चौपाल कार्यक्रम में जिले के उप संचालक उद्यान श्री ग्रेवाल जी, PD आत्मा श्री वास्केल जी, धानुका एग्रीटेक से समस्त अधिकारीगण, कर्मचारीगण, ग्रीन टीवी से मैडम और उनकी पूरी टीम, और इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से पधारे हमारे ग्रामीण किसान भाई, माताएं, बहनें। मुझे जो विषय दिया गया है वो मृदा का स्वास्थ्य प्रबंधन और उर्वरक प्रबंधन के ऊपर है। क्या ये संभव है कि यदि किसी मृदा में उर्वरा शक्ति या उपजाऊ क्षमता जो है अगर नहीं है तो उस पर उत्पादन किया जा सकता है? मैं समझता हूँ सभी किसान भाई ये कहेंगे कि नहीं, संभव नहीं है। कुछ हद तक यदि हम प्रबंधन करेंगे रासायनिक उर्वरकों का, खादों का, तो हम उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मृदा उर्वरता में और भी कई सारे ऐसे कारक आते हैं जो कि खेती में प्रयोग होने वाले रासायनिक उर्वरकों के द्वारा मिलने वाले पोषक तत्वों की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। ठीक, इसलिए ये कहा जाता है कि यदि मृदा की उर्वरा शक्ति समुचित रूप से अच्छी है तो ही जो है रासायनिक उर्वरकों का हमें पूरा प्रतिफल मिलता है और हमारा उत्पादन अच्छा होता है। अब मृदा की उर्वरा शक्ति को जो है अच्छा बनाने के लिए क्या प्रक्रिया है? सबसे जो महत्वपूर्ण बात आती है वो ये कि कभी भी किसान भाई खेती करने से पहले उनके पास एक रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए जिसमें कि यह जानकारी मतलब उद्धृत हो कि आपकी खेत में रासायनिक जो पोषक तत्व हैं उनका क्या स्तर है, उसका pH मान क्या है, उसकी विद्युत चालकता है वो क्या है, उसमें नमक का जो सांद्रण है वो कहीं ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि यदि नमक का सांद्रण और pH मान की डिसबैलेंस या गड़बड़ी होती है तो भी आप रासायनिक उर्वरकों का चाहे जितनी ज़्यादा मात्रा में उपयोग कर लें वो आपका उत्पादन जो है नहीं बढ़ेगा।
इसलिए यह सबसे ज़्यादा जरूरी और महत्वपूर्ण काम हो जाता है कि कभी भी खेती करने से पहले किसान भाई मृदा की जांच, मिट्टी की जांच अवश्य करवाएं। मिट्टी की जांच करवाने के लिए जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि कभी भी खेत से मिट्टी की जांच कराने के लिए आपको जेड अक्षर, जो अंग्रेजी का जेड अक्षर बनता है, उस आधार पर जो है कम से कम खेत से 5 जगह से नमूने निकालने पड़ते हैं। 1 एकड़ खेत से जो है ऐसे 5 नमूने आप निकालें, कम से कम 5 नमूने निकालें, अधिक से अधिक 25, 30, 35 जो भी आप कर सकते हैं वो ज़रूरी है। क्योंकि अल्टीमेटली जो हमारा उद्देश्य है वो ये कि जो वो एक इकाई क्षेत्रफल है या खेत है जहाँ से हमें मिट्टी की जांच करवानी है, उस पूरे खेत की मिट्टी का जो है नमूने का उसमें सम्मिलित होना जरूरी है। और यदि हम अधिक से अधिक नमूने निकालेंगे मिट्टी के और उसका एक कंपोजिट सैंपल बनाएंगे जांच के लिए, उसे भेजेंगे हम, तो हमारा जो जांच का रिपोर्ट कार्ड है वो सही मिलेगा। ठीक इस तरीके से जब आप मिट्टी का नमूना निकालेंगे तो उसमें एक बात और ये भी ध्यान रखेंगे कि जो विभिन्न फसलें हम लगा रहे हैं, यदि उद्यान के लिए फसलें चयनित की गई हैं या बगीचा है कोई, तो उसमें करीब 1 से 1.5 मीटर की गहराई तक हमें मिट्टी का नमूना निकालना पड़ता है। लेकिन यदि हमारी जो फील्ड क्रॉप्स हैं, कपास है, सोयाबीन है, चना है, गेहूँ है, हम ये फसलें लगाते हैं और इनके लिए हमें मिट्टी का नमूना निकालना है, तो हमें अधिकतम जो है 15 से 30 सेंटीमीटर या खूब से खूब 60 सेंटीमीटर की गहराई तक का मिट्टी का नमूना निकालना है। मिट्टी का नमूना निकालने के लिए हमें एक वी आकार का गड्ढा बनाना है चयनित क्षेत्र पर, और उससे जो मिट्टी निकलेगी उसको हम अलग कर देंगे। इसके बाद उस वी आकार के गड्ढे से 2 अंगुल की मोटाई के बराबर की परत दोनों तरफ से हम काटेंगे, जितना गहरा हमने गड्ढा किया है, और इस तरीके से जो ये मिट्टी निकलेगी इसे ही हम नमूने के लिए एकत्रित करेंगे। अब ऐसा आपने अगर 20-25 जगह से किया है तो निश्चित रूप से आपके पास 2-2.5 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो मिट्टी एकत्रित हो जाएगी। लेकिन जांच के लिए सिर्फ आधा किलो मिट्टी के नमूने की आवश्यकता पड़ती है। मेरे ख्याल से कई सारे किसान भाइयों ने ऐसा किया भी होगा। ये मैं एक रिवीजन आपको करवा रहा हूँ। यदि मिट्टी की जांच समय पर करवाई जाती है और उसके बाद हम रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित रूप से जो हमारा उर्वरक प्रबंधन है वो मजबूत होता है। यदि किसी कारण से हम रासायनिक उर्वरकों का ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस पर भी रोक लगती है, हमारे पैसे बचते हैं। और यदि रासायनिक उर्वरकों की कम मात्रा इस्तेमाल करने के कारण हमारा उत्पादन प्रभावित होता है तो मिट्टी की जांच की रिपोर्ट से हम यह पता कर सकते हैं कि हमें कितनी मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल करना है किसी भी फसल विशेष पे, और उसके बाद जब हम रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा उत्पादन जो है अच्छा होगा। मिट्टी के नमूना निकालने की प्रक्रिया में जब हम 20-25 जगह से मिट्टी का नमूना निकालेंगे तो वो 2-2.5 किलो, 3 किलो की मात्रा हो जाएगी। इन सभी नमूनों को थोड़ा सा छायादार स्थान में रखकर पहले सुखाएंगे। जब वो थोड़ा ढीले बन जाएंगे तो उनको बारीक कूटकर आटे जैसा करना पड़ेगा, और आटे जैसा करने के बाद इन सभी नमूनों को हम मिश्रित करके उनका एक कंपोजिट नमूना बनाएंगे। चूँकि मैंने पहले भी बताया मिट्टी की जांच के लिए आधा किलो मिट्टी की ही आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इस 2.5 किलो, 3 किलो की मिट्टी के नमूने से आधा किलो में परिवर्तित करने के लिए उसका एक तरीका है जिसको कि कोऑर्डिनेट मेथड या चक्री विधि कहलाती है। तो उसमें क्या करते हैं कि पूरे जो नमूने हैं एक ही खेत के वो सारे के सारे हम मिक्स करके उसका एक गोल ढेर बना देते हैं, और उस गोल ढेर को हम 4 बराबर हिस्सों में बांट देंगे। उसमें धन का निशान बना देंगे या अंग्रेजी का जो एक्स अक्षर बनता है उसका निशान बना देंगे, ठीक है, लकड़ी से या उंगली की सहायता से। तो उसके जो 4 हिस्से हो जाएंगे उनमें से 2 किसी भी हिस्से की मिट्टी को आमने सामने की, चाहे दाहिने हाथ और बाएं हाथ की या ऊपर की या नीचे की, इन मिट्टी को छांटकर धीरे से हम अलग कर देंगे, और जो मिट्टी बचेगी उसका फिर से हम गोल ढेर बनाकर वही तरीके से जो है मिट्टी को छांटकर अलग करना है। एक अंदाज से जब हमारे पास 500 ग्राम या आधा किलो मिट्टी बच जाएगी शेष, तो हम उस मिट्टी को जो है एक प्लास्टिक की पॉलीथीन में या कपड़े की थैली में रखेंगे। कपड़े की थैली में रखने के बाद उसमें एक पर्ची डालेंगे जिसमें किसान भाई अपना नाम लिखेंगे, गांव को लिखेंगे, खेत की पहचान लिखेंगे, पिछली कौन सी फसल आपने बोई थी, आगे आप कौन सी फसल बोने वाले हैं, ये तमाम जानकारियां लिखकर आप उसको निकटतम प्रयोगशाला में पहुंचाएंगे। 2 से 3 दिन में आपकी उस मिट्टी के नमूने की जांच हो जाएगी और उसका आपको रिपोर्ट कार्ड मिल जाएगा। रिपोर्ट कार्ड लेने जब आप जाएं तो वहाँ पे जो भी संबंधित व्यक्ति हैं उनसे उस रिपोर्ट कार्ड को समझ लें।
कई बार क्या होता है कि हम रिपोर्ट कार्ड जांच भी करवाते हैं और रिपोर्ट कार्ड लेके चले आते हैं, लेकिन उसमें जो लिखी हुई बातें हैं वो हमारे समझ में नहीं आ पाती हैं। तो ये ज़रूरी है कि वो प्रयोगशाला में जो भी संबंधित व्यक्ति है उससे इस रिपोर्ट कार्ड के बारे में विस्तृत चर्चा करें, क्योंकि जो रासायनिक जो पोषक तत्व हैं उनका जो अनुमापन है या उनकी जो जांच के बाद जो गणना की गई है उसका स्तर उसमें शायद ना लिखा हो, उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू या अंकीय मान उसके लिखे हों। तो उन अंकीय मानों का यदि विश्लेषण किया जाएगा तो हमें समझ में आएगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। यदि किसी पोषक तत्व की जांच में मात्रा कम आती है तो वहाँ पे निम्न लिखा जाता है, अंकीय मान उसका उसके लेवल के हिसाब से, उसकी रेंज के हिसाब से अलग अलग रहता है। और यदि जांच के बाद पोषक तत्व की जो है मात्रा मध्यम रहती है तो उसका मतलब मध्यम है, उसका रेंज अलग रहता है। और यदि उच्च है उसकी पोषक तत्व की मात्रा खेत की मिट्टी में तो उसको उच्च लिखा जाता है। और इस इंटरप्रिटेशन या इस निष्कर्ष के आधार पर ही आपका रासायनिक उर्वरकों का जो इस्तेमाल है वो निर्धारित होता है। यदि जांच में किसी पोषक तत्व की कमी पाई जाती है तो इसका मतलब ये है कि किसी फसल विशेष में उस पोषक तत्व की जो अनुशंसित मात्रा है उसकी मात्रा को 1.5 गुना करना है हमें। सपोज यदि कपास की बात करें, नाइट्रोजन उसमें अनुशंसित मात्रा 160 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। यदि नाइट्रोजन की मात्रा जांच की रिपोर्ट में निम्न पाया जाता है तो 160 किलोग्राम और प्लस उसका 50 यानी 80 किलोग्राम और, तो 240 किलोग्राम आपको कपास की फसल में नाइट्रोजन देना पड़ेगा। यदि नाइट्रोजन का जो स्तर खेत की मिट्टी में निम्न पाया जाता है, यदि नाइट्रोजन का स्तर खेत की मिट्टी में मध्यम है तो आपको जो अनुशंसित मात्रा है वही की वही इस्तेमाल करनी है। यदि नाइट्रोजन का स्तर खेत की मिट्टी में उच्च पाया जाता है तो आपको जो है रासायनिक उर्वरकों की मात्रा 50% कर देनी है। ये एक बहुत ही सिंपल सा जो है नियम कहें या एक बहुत ही सिंपल सा सिद्धांत कहें। रासायनिक उर्वरकों का जो प्रबंधन है वो इसी इंटरप्रिटेशन के जो आपका जांच की रिपोर्ट में आया है उसके आधार पर ही किया जाता है। कई बार क्या होता है, जो जांच रिपोर्टें आती हैं उनमें लगभग आप ये देखें कि नाइट्रोजन की स्थिति जो है या नाइट्रोजन का जो स्तर है अक्सर कम पाया जाता है। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ कि नाइट्रोजन जो है सबसे ज़्यादा उपयोग में लाया जाने वाला उर्वरक है। अधिकतर किसान फसल में थोड़ा सा भी पीलापन दिखाई देता है तो निश्चित रूप से उसका ही उपयोग करते हैं। सबसे पहले उनके जो दिमाग में बात आती है वो नाइट्रोजन के उपयोग की आती है। लेकिन नाइट्रोजन का उपयोग सिर्फ वानस्पतिक वृद्धि के लिए होता है, इसके अलावा उसका और कोई दूसरा काम नहीं है। फसल को अच्छा रंग देगा, हरा भरा कर देगा, लेकिन ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन का उपयोग कीड़े बीमारियों को भी अपनी ओर आकर्षित करता है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन का उपयोग हमें एक निश्चित स्तर तक ही करना है, उसके अलावा उसका उपयोग हमें नहीं करना है। हम थे मृदा परीक्षण के लिए मिट्टी के नमूने की बात पर। कोऑर्डिनेट मेथड से जब हम मिट्टी के नमूने को 500 ग्राम में बदल लेंगे और उसको निकटतम प्रयोगशाला में जो है भेज देंगे तो उसके बाद उसकी जांच हो जाएगी। 2 से 3 दिन में आपको वो जांच की रिपोर्ट मिल जाएगी। अब मिट्टी का नमूना निकालने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां जरूर हमें रखनी पड़ेंगी। सावधानियों में सबसे पहली जो महत्वपूर्ण सावधानी है वो ये कि मिट्टी का नमूना हमें ऐसे मौसम में निकालना है जबकि हमारे खेत में खाली हों, और दूसरा खेत में किसी भी तरीके की जो है कृषि क्रिया ना की गई हो। कृषि क्रिया का मतलब है खेत में हल बखर ना किया गया हो, ट्रैक्टर ना चलाया गया हो। ठीक, तो सबसे उपयुक्त समय जो होता है आपका रबी की जो फसल होती है गेहूं चने की, वो कटने के बाद जब खेत आपका खाली हो जाता है वह सबसे उपयुक्त समय है खेत से मिट्टी का नमूना निकालने का। विशेष परिस्थितियों में खेत की मिट्टी की जांच जो है खड़ी फसल के समय पे भी की जा सकती है, किंतु ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि खड़ी फसल के समय पे यदि हम खेत की मिट्टी की जांच करवाएंगे तो निश्चित रूप से जो हमने रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल खेत में किया है हो सकता है उनका जो है अंश उस मिट्टी के नमूने में सम्मिलित हो जाए और हमारी जांच को प्रभावित कर दे। तो सबसे पहली जो सावधानी है वो हमें यही रखनी है कि खेत से जो मिट्टी का हम नमूना एकत्रित करेंगे वो रबी की फसल के हार्वेस्टिंग के पश्चात जब खेत आपका खाली हो जाएगा उसके बाद ही मिट्टी का नमूना निकालना है। दूसरी सावधानी में हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कई बार क्या होता है, मेड़ के किनारे किनारे हम पेड़ या झाड़ियाँ कुछ लगी रहती हैं खेत में,
तो यदि पेड़ की छाया आपके जो है खेत में अंदर आ रही है, तो जितनी छाया आपके खेत के अंदर आ रही है उस हिस्से को पूरा जो है हमें छोड़ देना है, उसके नीचे से मिट्टी का नमूना नहीं निकालना है। क्योंकि वहाँ की जो मिट्टी की रासायनिक दशा है, वहाँ का जो पेड़ की जो छाया है उसके कारण उसके फूल, पत्तियाँ, फल, पौधे की और तमाम चीज़ें, पक्षी अगर बैठते होंगे तो उनकी बीट वगैरह सम्मिलित हो रही है, तो उस हिस्से के जो है नमूने को हम छोड़ देंगे। क्योंकि यदि आवश्यकता पड़े तो उस नमूने को जो है हम अलग ही रखेंगे, ठीक है ना। तीसरी एक सावधानी आती है, खेत से मिट्टी का जब हम नमूना निकालेंगे तो हमें यह सुनिश्चित करना है कि कहीं से भी गोबर की खाद का अंश या रासायनिक उर्वरकों का अंश जो है इस्तेमाल में उस मिट्टी के नमूने में सम्मिलित ना हो रहा हो। यदि ऐसा होता है तो निश्चित रूप से हमारी जांच प्रभावित होगी। चौथी सावधानी ये रहेगी कि कभी भी खेत की मिट्टी से जो नमूना निकालेंगे हम, वो मेड़ से करीब 1 से 1.5 मीटर अंदर की तरफ, एकदम मेड़ के पास से या मेड़ के करीब से नहीं निकालेंगे। इन जब सावधानियों को रखते हुए आप मिट्टी का नमूना निकालेंगे और उसे जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजेंगे तो निश्चित रूप से आपका जो है जांच सही होगी और आपका रिपोर्ट भी जो है सही मिलेगा। और उससे जो हम उर्वरक प्रबंधन की बात मतलब जब उर्वरक प्रबंधन करेंगे तो निश्चित रूप से हमें अच्छा उत्पादन मिलेगा। अब हम थोड़ा सा उर्वरक प्रबंधन की चर्चा कर लें। कई बार किसान भाई रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल बहुत ही बेतरतीब तरीके से करते हैं। बेतरतीब मतलब वो इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते हैं कि कौन सा रासायनिक उर्वरक कब देना चाहिए, कितनी मात्रा में देना चाहिए और किस स्थिति में देना चाहिए। सपोज अभी कपास का सीजन चल रहा है, हम कपास की बात करते हैं। मैंने कई बार किसानों के खेतों पे जाकर देखा है कि कपास में वो जो फर्टिलाइज़र देते हैं, जिनके पास ड्रिप नहीं है और उन्हें मैनुअली जो है फर्टिलाइज़र देना पड़ता है, तो वो पौधे के पास में ही थोड़ा सा जो है सटाकर DAP वगैरह या दूसरे जो खाद हैं वो देते हैं। पर ये सही तरीका नहीं है। किसी भी सफल फसलोत्पादन कार्यक्रम के लिए रासायनिक उर्वरकों का सही जगह पर, सही समय पर और सही मात्रा यह दिया जाना बहुत ही आवश्यक है। यदि हम इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो पैसे हम रासायनिक उर्वरकों के लिए खर्च कर रहे हैं, निश्चित रूप से हम उसका पूरा का पूरा लाभ हमें मिलेगा। कभी भी आप देखें कि रासायनिक उर्वरकों में जो यूरिया खाद है वो सबसे ज़्यादा खेत में प्रयोग किया जाने वाला खाद है और उसका देने का तरीका छिड़काव के माध्यम से है ना। छिड़काव के माध्यम से रासायनिक आपका यूरिया खेत में दिया जाता है और उसके बाद उसको जो है मुश्किल से 2-3 घंटे या 4 घंटे, यदि उपयुक्त नमी की दशा है तो वो खेत से गायब हो जाता है। लेकिन अन्य रासायनिक उर्वरक आपका सुपर फास्फेट, DAP, 12-32-16, पोटास या और कोई दूसरे खाद हैं, यदि वो आपने ज़मीन में ऊपर दिए हुए हैं तो वो आपको कहो तो 1.5-2 महीने तक उसी स्थिति में जहाँ पर आपने डाल के रखा है पूरे के पूरे वैसे के वैसे दिखाई दें। ऐसा अनुभव किया है आप लोगों ने? ऐसा होता होगा। मैंने तो कई बार देखा है किसान भाइयों ने मिर्ची में जो किसान मतलब फर्टिलाइज़र देते हैं, इस तरीके से वो पूरा का पूरा फर्टिलाइज़र ऊपर दिखाई देता है, जबकि ये सही तरीका नहीं है। जो भी आपकी फर्टिलाइज़र देने का जो सही तरीका है वो ये है कि कभी भी फर्टिलाइज़र को खेत में 3 से 6 इंच गहराई पे होना चाहिए। यदि आप ट्रैक्टर से बोनी कर रहे हैं तो आपको 2 पेटी वाली सीड ड्रिल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसमें फर्टिलाइज़र का चेम्बर अलग रहता है, सीड का चेम्बर अलग रहता है। फर्टिलाइज़र से जो पाइप निकलता है वो थोड़ा सा नीचे रहता है, सीड का जो पाइप रहता है वो ऊपर रहता है। 2 पेटी वाली सीड ड्रिल में ये व्यवस्था रहती है। इसका तात्पर्य क्या है, इसका मतलब क्या है कि जब सीड ड्रिल चलती है तो पहले फर्टिलाइज़र गिरता है, उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी की परत आती है, उसके ऊपर सीड गिरता है और फिर आपका जो है मिट्टी गिरती है और वो ढक जाता है। जब इस तरीके से जो है हम सीड आपका ऊपर रहेगा, फर्टिलाइज़र ऊपर रहेगा, इस तरीके से जब खेत में बोनी करेंगे, चाहे वो मैनुअली करें या सीड ड्रिल से करें, तब तो आपका जो फर्टिलाइज़र का जो उसका जो क्षमता है उसकी भरपूर क्षमता का उपयोग हो पाएगा। यदि आपका बीज और खाद फर्टिलाइज़र दोनों ज़मीन में एक ही स्तर पे हैं तो इसका उपयोग बीज या जो पौधा उगेगा नहीं हो पाएगा। कैसे?
जब पौधा उगेगा तो उसकी जड़ निश्चित रूप है, उसका स्वाभाविक गुण है वो नीचे जाती है। खाद आपने बीज के साथ ही डाला था, तो जब जड़ नीचे निकली तो वो तो नीचे चली गई, खाद ऊपर रह गया। और इस स्थिति में क्या होगा कि जो फर्टिलाइजर, भाई यूरिया जैसा फर्टिलाइजर है तो घुलनशील है और उसका पोषक तत्व तो नमी में मूवमेंट करता है, लेकिन बाकी जो DAP 12-32-16 पोटास, इनके जो पोषक तत्व हैं ये इनका मूवमेंट इतना फ्रिक्वेंट या इतना तेज़ी से नहीं होता है। तो ये जहाँ पर पड़े रहते हैं, इनका जो घुलनशील अवस्था में आने का एक तो बहुत धीरे है और ये वहीं पर ही पड़े रहते हैं। तो इसलिए जो है यदि इन फर्टिलाइजर्स को हम नीचे नहीं देंगे तो इनका उपयोग पौधे नहीं कर पाएंगे। हम खाना खाने बैठे हैं पंगत में और यदि थाली हमारे सिर के ऊपर रखी जाए तो क्या हमसे खाते बनेगा? और यदि आप इस तरीके से बोनी कर रहे हैं तो इसका मतलब आप पौधे को भोजन सही स्थान पे नहीं दे रहे हैं। इसलिए मेरा यही कहना है कि यदि कभी भी हम बोनी करें, कपास की बोनी में निश्चित रूप से मैनुअली जो है फर्टिलाइज़र का उपयोग किया जाता है, मैनुअली उसकी बोनी होती है। तो हमें ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जब हम कपास की बोनी करें तो आधार खाद के रूप में जहाँ पर हम कपास की बोनी करते हैं, मेरे ख्याल से वो वहाँ पे एक लकड़ी का निशान लगाते हैं, तो उससे 3 से 4 इंच दूर और एक कॉलम विधि से थोड़ा सा पाइप लेकर या लकड़ी से जो है यदि नमी की दशा है तो आराम से उसमें मतलब हम गड्ढा कर सकते हैं। और वो करीब 3 से 6 इंच गहरा, क्योंकि कपास का बीज आप जितना रख रहे हैं गहराई पर, उससे दुगनी गहराई पर हमें खाद रखना है, ठीक है ना। तो वो दुगनी गहराई का आप छेद करके और थोड़ा थोड़ा खाद उसमें जो है डाल सकते हैं। इस तरीके से जब हम बोनी के साथ आधार खाद के रूप में कपास में या किसी भी फसल में आधार खाद के रूप में रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल करेंगे तो जब वो पौधा धीरे धीरे उगेगा, उसको रासायनिक उर्वरक मिलेंगे, निश्चित रूप से वो ताकतवर बनेगा, हृष्ट पुष्ट होगा और आगे चलकर जो वो उत्पादन जो है अपनी भरपूर क्षमता से उत्पादन दे सकेगा। तो इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना है। कपास और मिर्च जैसी लंबी अवधि की फसलों में रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कम से कम 2 से 3 बार में और यूरिया जैसे रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल 5 बार में किया जाता है, ठीक है ना। कपास में रासायनिक उर्वरकों की जितनी अनुशंसित मात्रा है 160 किलोग्राम आपका नत्रजन लगता है प्रति हेक्टेयर, 80 किलोग्राम आपका जो है फास्फोरस लगता है और करीब 30 से 40 किलोग्राम आपका पोटास लगता है। अब इसमें से करीब करीब आपको 15% नत्रजन की मात्रा और आधी मात्रा फास्फोरस की और आधी मात्रा पोटास की, ये आपको बोनी के समय आधार खाद के रूप में कपास में देना ही देना है। यदि आप ये मात्रा आप नहीं दे रहे हैं तो निश्चित रूप से आपका उत्पादन संभव नहीं है कि आप मतलब अगर हम पिछले 5-7 साल 10 साल पहले जाएंगे तो यही बीटी काटन आपका मेरे ख्याल से अच्छा उत्पादन देता था, 12-15 कुंटल तब पकता था। आज की स्थिति में ये संभव हो गया है क्या? 5-7 कुंटल पक गया, बहुत सारी मतलब मेहनत करने के बाद तो बहुत हो गया। कोई किसान भाई बहुत अच्छा अगर मैनेजमेंट प्रैक्टिस अपनाते हैं तो थोड़ा सा और बढ़ सकता है, 7-10 कुंटल 12 कुंटल तक, है ना। लेकिन सभी किसान भाइयों के साथ ऐसा नहीं है। तो ऐसा इसका कारण क्या है? कारण यही है कि जो भाई पहले क्या था कि जो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता थी वो बरकरार थी, है ना, और उसकी जब तक ताकत रही उसने भरपूर उत्पादन दिया। और चूंकि मैनेजमेंट हमने उस स्तर का नहीं किया, यदि हमने फसलोत्पादन कार्यक्रम किया, हमने ऐसी फसलों का चयन किया जो ज़मीन से ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्वों का अवशोषण करती हैं, और यदि हमने इन फसलों के उत्पादन में उनका जो है फर्टिलाइज़र का मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं किया, कम से कम उतनी मात्रा हमने नहीं डाली जितना उन्होंने अवशोषित किया, तो निश्चित रूप से वो ज़मीन का जो पोषक तत्वों का बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा। और इस बैलेंस को बिगड़ने से बचाने के लिए ही रासायनिक उर्वरकों के साथ साथ हमें जैविक खादों, गोबर की खाद और आपका वर्मी कंपोस्ट या अन्य जो ऑर्गेनिक स्रोत हैं, कार्बनिक स्रोत हैं, उनका इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। इसलिए जो है हमें ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी कि यदि कभी भी हम फसलोत्पादन करते हैं तो रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल में हमें बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल हमेशा गहराई पर करना है, अधिक मात्रा में इस्तेमाल ना करें, और मात्रा को निर्धारित करने के लिए हमें ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हम मिट्टी की जांच करने के बाद उसका जो रिपोर्ट कार्ड है वो हमारे पास रहे, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।
और अब एक छोटा सा टेस्ट हो जाए कि आपने कितने ध्यान से सर को सुना है। मिट्टी की जांच और मिट्टी के स्वास्थ्य का क्या महत्व होता है, पोषक तत्वों का कितना महत्व होता है स्वस्थ फसल के लिए, तमाम बातें सर ने आपको बताई। और पिछले 15-1 मिनट में सर ने आपको जो जानकारियां दी हैं उनको आपने कितने ध्यान से सुना है। सर का एक सवाल बताएगा तो हाथ उठाइएगा, जवाब नहीं बताइएगा। सर एक सवाल, मिट्टी की जांच के लिए मिट्टी की नमूने की मात्रा कितनी होनी चाहिए? देवराम लेवा, ग्राम रसगांव से। जवाब 500 ग्राम। आ जाइए सर स्टेज पर, आप एक बार तालियां बजा दीजिए। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी महेश शर्मा जी हैं, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, धानुका एग्रीटेक लिमिटेड से। सुबोध गुप्ता सर हैं, डीजीएम मार्केटिंग, धानुका एग्रीटेक लिमिटेड से। सर आप लोग आएँ स्टेज पर और कृपया हमारे किसानों को बताएं कि मिर्च और कपास की खेती के लिए वो किस तरीके से अपनी फसलों की सुरक्षा कर सकते हैं। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम सुबोध गुप्ता है और अगले 10 मिनट जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारी मिर्ची की खेती की जानकारी के लिए और कपास की खेती की जानकारी के लिए। तो सबसे पहले हमारा धानुका का एक कॉरपोरेट कैंपेन है जो पूरे भारतवर्ष में हम हमारे किसानों की कड़ी मेहनत और परिश्रम के लिए उनके लिए एक डेडिकेटेड जो है वो वीडियो है। मैं चाहूँगा कि वो वीडियो आपके लिए है और आप उसे जो है वो ज़रूर देखिए। पूछिए किसी भी किसान से, छोटा हो या बड़ा, कितना बेशकीमती होता है उसके लिए जमीन का एक टुकड़ा। जमीन के उस टुकड़े में हर किसान सपने बोता है। कड़कती धूप हो या आंधी तूफान, फसलों में खुद उगता है, फसलों के साथ सोता है। जानता है मौसम के मिजाज पर उसका बस नहीं है। मेहनत, लगन, उम्मीद, जुनून, बस यही उसकी जिंदगी है। सींचता है खेत को अपने पसीने से, धानुका पर विश्वास से, हौसलों से अपने सीने के। महज अन्नदाता कहने से काम नहीं बनता है। ऐ किसान, तुझे पूरे देश का प्रणाम तो बनता है। धानुका, इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम। ऐ मेरे किसानों, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं चाहूँगा कि जब मैं बोलूँ इंडिया का प्रणाम, आप बोलिए हर किसान के नाम। इसको हम 3 बार बोलेंगे। इंडिया का प्रणाम, इंडिया का प्रणाम, इंडिया का प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, मिर्ची की खेती में अभी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो हम क्या कर सकते हैं और हम क्या करते थे उसको लेकर के आपको कुछ रिजल्ट्स जो हैं मैं दिखाऊंगा, ताकि आप खेत जो है वो आपके सामने आपको नज़र आएगा। नर्सरी आप ऑलरेडी लगा चुके हैं, मिर्च की नर्सरी ऑलरेडी रोपाई हो चुकी है, लगभग 30-35 दिन की हमारी फसल ऑलरेडी है। तो मिर्ची के किसान जब नर्सरी में जो रोग आता है, नर्सरी में डैम्पिंग ऑफ आता है जिसे हम जड़ गलन बोलते हैं, तो हमारे किसान भाई फफूंदी नाशक का प्रयोग करते हैं। कुछ किसान जो हैं जब बरसात होती है और फफूंद जो है वो काफ़ी एक्टिव होता है, फंगस एक्टिव होता है, तो कॉपर और स्टेप्टोसाइक्लिन का प्रयोग करते हैं। तो किसान भाइयों, कॉपर और स्टेप्टोसाइक्लिन का जो ये कॉम्बिनेशन है ये बहुत पुराना है, मतलब ट्रेडिशनल है। अभी ज़माना बदल गया है, नए नए तकनीक जो है वो आ चुके हैं और उससे अंतर क्या होगा हमारी फसल में वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो नर्सरी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारी स्वस्थ मिर्ची की नर्सरी जो है वो तैयार हो। डैम्पिंग ऑफ, जैसा मैंने आपको बताया, नीचे से जड़ गलन, काले की जो जड़ है वो हो जाती है और हमारी नर्सरी को नुकसान पहुंचता है। किसान भाइयों, ये उत्पाद है जिसका नाम है कोनिका। भारत में पहली बार धानुका एग्रीटेक लिमिटेड ये उत्पाद लेकर के आई है, जिसके अंदर फफूंद को मारने की क्षमता और जीवाणु को मारने की क्षमता। आप देखिए, मिर्ची की फसल और टमाटर की फसल में जब धब्बे पड़ते हैं, काले भूरे धब्बे पड़ते हैं, तो किसान सोचता है कि ये फफूंद की वजह से है। कभी कभार ऐसा होता है कि वो जीवाणु की वजह से भी होता है। तो दोनों प्रकार के जो धब्बे हैं उनका नियंत्रण हमारे किसान भाइयों को एक साथ इस दवा से मिलेगा, जिसका नाम है कोनिका। नर्सरी में, चाहे किसी भी नर्सरी हो, गोभी की, मिर्ची की, टमाटर की,
इसका इस्तेमाल अगर हमारा किसान भाई 1.5 से 2 ग्राम प्रति लीटर करेगा तो नर्सरी कैसे दिखेगी वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये प्याज की नर्सरी है और इधर जो है वो मिर्ची की नर्सरी है। ये जब बीमारी आ गई, मतलब जब जड़गलन आ गया, उसके बाद का कंपैरिजन है। देख सकते हैं कि नर्सरी में साफ साफ जहां कोनिका द्वारा उपचारित है वो नर्सरी कितनी स्वस्थ है। किसान भाइयों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। नर्सरी को अगर आपने बचा लिया, उसके बाद में 15 से 35-40 दिन के बीच में हमारी फसल में कोई भी जीवाणु या फफूंद जनित रोग का नियंत्रण जो है कोनिका द्वारा किया जा सकता है। 300 ग्राम 15 दिन से लेके 35-40 दिन के बीच में 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमारा किसान अगर एक टंकी में 15 लीटर की 30 ग्राम डालेगा कोनिका, तो कुछ इस प्रकार का रिजल्ट हमारे किसान भाई को मिल सकता है। हमारे किसान भाई लगभग 15 दिन से लेकर के 40 दिन के बीच में 2-3 स्प्रे तो कर ही देते हैं, लेकिन अगर एक ही स्प्रे करेंगे और एक ही स्प्रे से आपको दोनों प्रकार का नियंत्रण मिलेगा तो आपका पैसा भी बचेगा और आपको रिजल्ट जो 3 स्प्रे कर रहा है उससे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपके खेत में आपको नजर आएगा। आप देख सकते हैं। अब देखिए कि नर्सरी अगर आपकी तैयार हुई इतनी शानदार, और उसके बाद आपने रोपाई किया, रोपाई के बाद में 15 से 30 दिन पे आपने कोनिका का स्प्रे किया, नर्सरी भी जल्दी तैयार हो रही है, आपकी जो पौधा है वो भी जल्दी तैयार हो रहा है। तो हमारा किसान भाई मंडी में सबसे पहले जो है वो लेकर के जा सकेगा अपने उत्पाद को, जिससे दाम ज़्यादा मिलेगा। किसान भाइयों, कोनिका जो है आपको एंथ्रेक्नोज एक जो है बीमारी है, और आपका डैम्पिंग ऑफ मैंने बताया, एक ऊपर से सूखने लग जाता है पौधा जिसे हम डाईबैक बोलते हैं, और लीफ स्पॉट, मतलब चाहे वो बैक्टीरियल लीफ स्पॉट हो या फंगल लीफ स्पॉट हो, दोनों प्रकार का नियंत्रण हमें एक साथ मिलेगा। कपास के कितने किसान हैं, एक बार हाथ खड़ा करिए जो कपास की खेती कर रहे हैं। हमारे सारे किसान कपास के लिए हैं। आपके लिए मैं आज एक ऐसी चीज आपको दे के जा रहा हूं जो आपको मजा आ जाएगा आपकी खेती में, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि हरियाणा पंजाब के किसान जहां पे जो खेती है एकरेजेस बहुत डाउन हुआ है, चाहे मैं साउथ की भी बात करूं, हम पूरा इंडिया ट्रेवल करते हैं, तो कोई भी ऐसी दवा नहीं है जो हमारे 5 प्रकार के जो रस चूसक कीट हैं उनका नियंत्रण एक साथ करे। व्हाइट फ्लाई, थ्रिप्स, माइट्स, जैसिड, एफिड, ये 5 प्रकार के जो रस चूसक कीट हैं हमारे किसानों को खेती में बहुत परेशान करते हैं। तो जो उत्पाद है उसका नाम है डिसाइड जो है 500 ग्राम प्रति एकड़, मतलब एक टंकी में 15 लीटर की हमें 50 ग्राम डालना है, और हमें जो 5 जो रस चूसक कीट हैं उनका नियंत्रण मिलेगा। मिर्ची में भी इसका रिजल्ट अच्छा है। मिर्ची में जो रस चूसक कीट आते हैं सीधे आपको रिजल्ट दिखाते हैं। जैसे आप देखेंगे कि माइट जो है उसमें पत्ता नीचे की तरफ मुड़ता है, डाउनवर्ड कर्लिंग आती है, और थ्रिप्स में जो है अपवर्ड कर्लिंग आती है, नाव की तरह शेप में जो है वो बन जाता है। किसान भाइयों, जो पत्ते मुड़ जाते हैं वो पत्ते तुरंत खुल जाते हैं, मतलब जब जितनी भी कंपनियां मार्केट में हैं वो बोलती हैं कि नई पत्तियां आएंगी तो वो अच्छी होंगी, लेकिन ये आपके जो मुड़े हुए पत्ते हैं उनको भी ये 24-48 घंटे के अंदर खोल देता है। कपास में इसके रिजल्ट देखते हैं कि कपास की खेती में किस प्रकार के रिजल्ट जो हैं वो पूरे भारत में देखे गए हैं। किसान भाइयों, आप देख सकते हैं कि फसल में भी अंतर साफ साफ नजर आ रहा है। किसी भी प्रकार के कीटनाशक का प्रयोग करने के बाद हमारी फसल जो है थोड़ी कमजोर सी हो जाती है, लेकिन डिसाइड का प्रयोग करने के बाद या कोनिका जो मैंने आपको बताया उसका प्रयोग करने के बाद हमारी फसल एकदम स्वस्थ रहती है और आगे बढ़ती है। आप देख सकते हैं ये डिसाइड द्वारा उपचारित है इधर वाला, और इधर वाला जो है ये किसान अभ्यास है। साफ साफ अंतर नजर आ रहा है। किसान भाइयों, जब कीट की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, मतलब हम बोलते हैं इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, ETL लेवल से अधिक जब कीट आ जाता है तो हम बोलते हैं कि स्प्रे जो है किसान को करना शुरू कर देना चाहिए। हमने डिसाइड का टेस्ट जो है ETL लेवल के पार होने के बाद भी करके देखा है, तो आप देख सकते हैं जहाँ पे सफ़ेद मक्खी का अटैक इतना ज़्यादा है वहाँ पे कितना अच्छा नियंत्रण हमारे किसानों को जो है व्हाइट फ्लाई पे भी मिला है। मैंने आपको जैसे बताया कि जब कीटनाशकों का प्रयोग होता है तो हमारी फसल की सेहत, आप पत्ते देख सकते हैं किस प्रकार नजर आ रहे हैं, लेकिन डिसाइड का प्रयोग करने के बाद में आपका पत्ता जो है वो एकदम सॉफ्ट रहता है। किसान भाइयों, मैंने अभी आपको कोनिका के बारे में बताया जो नर्सरी में 2 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से आपको प्रयोग करना है और मेन फसल में 300 ग्राम प्रयोग करना है।
और मैंने डिसाइड के बारे में बताया, जो रस चूसकों कीट का एक साथ नियंत्रण करेगा। आपको हर बार अलग कीट के लिए अलग दवा का प्रयोग करने की आवश्यकता जो है वो नहीं है। एक टंकी में 50 ग्राम जो है वो उत्पाद आपको लेना है। किसान भाइयों, मैं अपने साथी महेश जी को बुलाना चाहता हूं। ये एक नया प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च हुआ है पूरे भारत में, चाहे वो साउथ की बेलारी गुंटूर की मिर्च हो, रायचूर की मिर्च हो, या पूरे वेस्टर्न की मिर्च हो, गुजरात की मिर्च हो, और मध्य प्रदेश में भी इसके ट्रायल अलग अलग जगह पे हमने किए हैं। तो मैं चाहूँगा महेश जी जो हैं इसके बारे में, ये जो प्रोडक्ट है लानेवो, इसके बारे में आपको जानकारी दें। बहुत बहुत धन्यवाद सुबोध जी आपका, और आप सभी अन्नदाता किसान भाइयों को एक बार पुनः धानुका का प्रणाम, इंडिया के हर किसान के नाम। यहाँ पर उपस्थित सभी अधिकारीगण और आप सभी अन्नदाताओं को नमस्कार। और जैसा अभी आप लोगों को जानकारी दी जा रही थी, मिर्ची और कपास की फसल में मिर्ची में लगने वाली प्रमुख बीमारियों के नियंत्रण के लिए आपको कोनिका की जानकारी मिली, और साथ ही साथ कपास में जो रस चूसक कीट आते हैं उनके बेहतर नियंत्रण के लिए आपको डिसाइड की जानकारी जो है अभी सुबोध जी द्वारा दी गई। अभी हम लोग चूँकि निवाड़ क्षेत्र में हम लोग हैं और यहाँ पर मिर्ची की फसल बहुत महत्वपूर्ण भागीदारी रखती है, और बगल में ही अपने एशिया की सेकंड लार्जेस्ट मिर्ची की मंडी भी है। तो यहाँ पर जितने हमारे मिर्ची के किसान भाई बैठे हैं, आप सभी, अभी हम लोगों ने टीजर वीडियो हमने देखा था, एक शक्तिशाली पक्षी यानी चील जो है आई, और उसने, हमने देखा कि उसने 2 तरीके के कीड़ों का जो है नियंत्रण किया। आप में से कुछ किसान भाई देख रहे होंगे, उसमें इल्ली पर भी उसका नियंत्रण था, उसके साथ साथ जो है उसने सफ़ेद मच्छर, थ्रिप्स वगैरह इन सारे कीड़ों पर भी अच्छा नियंत्रण जो है बताया। तो ये जो धानुका का जो नया उत्पाद इस वर्ष हम लोग लॉन्च किए हैं, खास तौर से निमाड़ के किसान भाइयों के लिए, मिर्ची वाले किसान भाइयों के लिए, वो है आपका उत्पाद लानेवो। लानेवो जैसा आप किसान भाइयों स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लानेवो धानुका ने एक जापानी कंपनी के सहयोग से आपके बीच में ये उत्पाद हम लोग लाए हैं, निसान केमिकल कॉरपोरेशन के सहयोग से। और ये पूरे विश्व भर में ये कॉम्बिनेशन हमने सर्वप्रथम भारतवर्ष में जो है धानुका और निसान के सहयोग से ये लॉन्च हुआ है। ये लानेवो जो है आपका ना केवल रस चूसक कीड़ों पर नियंत्रण देता है, इसके साथ साथ जो मिर्ची की फसल में शुरुआत में चबाने वाले कीट या इल्लियों का जो संक्रमण आता है, इन दोनों तरीके के कीड़ों पर प्रभावी नियंत्रण लानेवो के माध्यम से आपको मिलेगा। तो लानेवो का मतलब होता है एक नई शक्ति, यानी सर्वप्रथम ये कॉम्बिनेशन लॉन्च हो रहा है, इसलिए एक नई शक्ति है जो आपकी दोहरी क्रिया पद्धति और साथ ही साथ जो है दोहरी ताकत वाला ये उत्पाद है, जो खास तौर से सब्जी वाले किसानों के लिए, यानी मिर्च, टमाटर, बैंगन, उन पर रस चूसक और चबाने वाले कीट दोनों पर जो है अच्छा नियंत्रण आपको देगा। आप देख रहे हैं 2 उत्पादों का कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट है ये। इसमें फ्लुक्सामेटामाइड प्लस बाइफेंथ्रिन का कॉम्बिनेशन है, यानी ग्रुप 30 एक नए तरीके की केमिस्ट्री और उसके साथ में ग्रुप 3A का कॉम्बिनेशन है। और इस वजह से ये जितने भी आपको यहाँ पर कीड़े दिख रहे हैं, जैसिड, व्हाइट फ्लाई, थ्रिप्स, इन रस चूसक कीड़ों के साथ साथ आपको लीफ माइनर और फ्रूट बोरर जैसे पत्ती चबाने वाले या फल छेदक कीड़ों पर भी अच्छा नियंत्रण लानेवो देता है। अब हम समझेंगे किस तरीके से ये कार्य करता है। तो आप देखेंगे इसके प्रवेश का पत्तियों में या पौधे में प्रवेश का दोहरा तरीका है, यानी जहाँ कहीं पर छिड़काव होगा वहाँ पर इल्ली या कीड़े संपर्क में आते हैं उन पत्तियों के, तो उन पर अच्छा नियंत्रण रहेगा। इसके अलावा अगर उपचारित पत्तियों को ये कीड़े खाते हैं तो भी वो कीड़े आपके मर जाएंगे या इल्लियाँ जो है मर जाएगी। और जैसा कि आप सभी को विदित हैं, हमारे यहाँ पे साइंटिस्ट लोग भी हैं, आपने देखा होगा रस चूसक कीड़े जो हैं अक्सर पत्तियों के निचले हिस्से में पाए जाते हैं। और ज़रूरी है कि जो भी हम लोग दवाई इस्तेमाल करते हैं वो ट्रांसलेमिनार क्रिया वाला ये लानेवो उत्पाद है, जो पत्तियों की रिस्क करके पत्तियों की निचली सतह पर भी पहुंचता है और वहां पर छुपे हुए कीड़ों पर भी बेहतर नियंत्रण देता है, रस चूसक कीड़ों पर अच्छा नियंत्रण देता है। तो जैसा हमने चील का एक वीडियो देखा था, उसी माध्यम से हम लोग लानेवो के मुख्य गुणों को समझेंगे कि आखिर लानेवो किस तरीके से एक बेहतरीन और शक्तिशाली कीटनाशक है हमारे लिए। तो आप देखेंगे लानेवो जो भी इसके टारगेट इंसेक्ट पेस्ट हैं, यानी रस चूसक कीट, व्हाइट फ्लाई, थ्रिप्स में हम लोग मिर्ची में काफ़ी परेशान रहते हैं, उस पर अच्छा नियंत्रण है। इसके साथ साथ इल्ली पर भी इस वर्ष हमने आसपास के गोटिया, गुगरिया खेड़ी, इन सारे ग्राम में हमने जब मिर्ची के फसल का निरीक्षण किया तो हमने देखा कि मिर्ची की फसल में 15-20 मतलब रोपाई के 15 से 20 दिन में भी इल्लियों का संक्रमण खेत में देखने को
मिल रहा था। तो ये भी एक प्रमुख समस्या अपने लिए बनती जा रही है। साथ ही आपको जल्दी रेस्पॉन्स मिलेगा और लानेवो का लंबे समय तक रेस्पॉन्स मिलेगा, यानी 10 से 12 दिन का कंट्रोल, आपको बेहतर कंट्रोल मिलेगा और दोहरी ताकत वाला उत्पाद है। एक खास बात जो इसकी और विशेषता है वो हमारे लिए लाभकारी भी है, इसकी वर्षा स्थिरता बहुत अच्छी है। क्योंकि अभी हम लोग जो खरीफ का मौसम है इसमें आप बरसात का अनुमान, या कई बार किसान के दिमाग में सवाल रहता है, अभी हमने दवाई छिड़की और 3-4 घंटे बाद बरसात हो गई तो उसका परिणाम हमें पूरा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो लानेवो की वर्षा स्थिरता अच्छी है, यानी लानेवो के इस्तेमाल के 3-4 घंटे बाद अगर बरसात भी हो जाती है तब भी उतने समय में लानेवो अच्छे तरीके से पत्तियों में अवशोषित हो जाता है और आपको पूर्ण परिणाम जो है लानेवो का आपकी मिर्ची की फसल में देखने को मिलेगा। तो ये सारी बात हमने आपसे करी है। लानेवो एक दोहरी शक्ति वाला कीटनाशक है, 2 प्रोडक्ट का, 2 टेक्निकल का कॉम्बिनेशन है और 2 टेक्निकल का कॉम्बिनेशन होने की वजह से आपके रस चूसक कीट यानी व्हाइट फ्लाई, थ्रिप्स, इन पर अच्छा नियंत्रण आपको देगा। इसके साथ साथ आपको अलग से कोई इल्ली के कंट्रोल के लिए दवाई मिलाने की भी इसमें जरूरत नहीं है, यानी जो शुरुआत में इल्लियां लगती हैं हेलिकोवर्पा, इन सारों पर भी इसका जो है अच्छा नियंत्रण आपको देखने को मिलेगा। तो आपका अतिरिक्त खर्चा बचाएगा। इसकी जो आपकी कंट्रोल की जो अवधि है, यानी रिजल्ट जो है आपको 10-12 दिन तक लंबी अवधि तक रिजल्ट मिलेगा, तो वहां पर भी आपका खर्चा और लेबर कॉस्ट आपकी जो है बचेगी। तो अभी हम देखते हैं कि मिर्ची की फसल में हम लोगों को कैसे परिणाम लानेवो के देखने को मिले हैं। जो हमने अभी तक इसकी विशेषताएं देखी हैं उनका हम लोग खेत में डेमोस्ट्रेशन के माध्यम से हमें क्या रिजल्ट मिले वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थ्रिप्स की। तो मिर्ची की फसल में थ्रिप्स पे हमें बेहतर इसका नियंत्रण देखने को मिला है, यानी जहां कहीं थ्रिप्स का इन्फेस्टेशन था हमें तीसरे दिन जो है वो पत्तियां काफ़ी खुली हुई और हेल्थी दिखी हैं। इसी के साथ साथ जो नई पत्तियां भी जो उन पौधों में आई हैं वो स्वस्थ और हरी भरी जो है पत्तियां आपकी दिखी हैं। आप यहाँ पर फल छेदक पर आप लानेवो का नियंत्रण आप देख सकते हैं। तो लानेवो आपका हेलिकोवर्पा सुंडी पर, यानी जो हरी सुंडी आपको खेत में दिखाई दे रही है, उसके अंडों के साथ साथ इल्ली पर भी काफ़ी प्रभावी नियंत्रण जो है देखने को हमें मिला है। और आप सभी इस बात को बखूबी समझते हैं, जहाँ पर थ्रिप्स का इन्फेस्टेशन होगा उन पौधों में आपको फूलों की और फलों की संख्या कम दिखती है कि ज़्यादा? कम दिखती है। तो लानेवो की एक और खासियत जो हमने देखी है, लानेवो ना केवल रस चूसक कीट यानी थ्रिप्स और व्हाइट फ्लाई पर नियंत्रण करता है, इसके साथ साथ आपको जो पुष्पण या पुष्प प्रतिधारण है, जहां पे हमने लानेवो का इस्तेमाल करवाया है वहां पर हमें फूल और फलों की संख्या भी हमें कंपैरेटिवली ज़्यादा देखने को मिली है, जो आपके अच्छे उत्पादन का भी आगे चल के कारण बनती है। तो लानेवो का हम लोग मिर्ची की फसल में अनुशंसा जो करते हैं वो पहला स्प्रे हम लोग 30 से 35 दिन के अवस्था पर, रोपाई के 30 से 35 दिन की अवस्था पर छिड़काव का सुझाव देते हैं और दूसरा स्प्रे जो है 60 to 65 डेज यानी 60 से 65 दिन की अवस्था पर हम लोग इसका सुझाव देते हैं। तो ये वो मुख्य कीट हैं जिन पर लानेवो का आपको मिर्ची की फसल में अच्छा नियंत्रण देखने को मिलेगा। आप देख पा रहे हैं थ्रिप्स हैं, व्हाइट फ्लाई हैं, इसके साथ साथ फ्रूट बोरर यानी हेलिकोवर्पा, इन तीनों कीड़ों पर अच्छा नियंत्रण आपको देखने को मिलेगा। रस चूसक कीटों के साथ साथ चबाने वाली या फल छेदक इल्ली पर भी इसका नियंत्रण है। तो समझते हैं लानेवो का हमें कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए। तो लानेवो आपको 250 ml प्रति एकड़ की दर से आपको हम लोग सिफारिश करते हैं इस्तेमाल की। कम से कम 150 से 200 लीटर पानी के साथ, यानी पर्याप्त पानी आप इस्तेमाल करिए ताकि क्रॉप की कैनोपी अच्छे तरीके से भीग सके। और साथ ही शुरुआती अवस्था जब इन कीड़ों के अटैक की दिखे आपको ईटीएल लेवल पर, तभी हम जो है लानेवो के इस्तेमाल की सिफारिश करते हैं। लानेवो का हम आपको ये सुझाव देते हैं कि लानेवो के 2 स्प्रे आपको लगातार नहीं करने हैं, यानी अगर एक स्प्रे आप लानेवो का ले रहे हैं तो इसका अगला स्प्रे जो है आप रस चूसक कीटों के नियंत्रण के लिए आप डिसाइड का जो है इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो इस तरीके से मिर्ची की फसल में लानेवो, डिसाइड, लानेवो, ये जो है चक्रण आपको अपनाना है। और साथ ही 250 ml प्रति एकड़ की जो हमने आपको डोज बताई है वो आपको जो है उसका पूरा ध्यान रखना है, यानी 250 ml 1 एकड़ में आपको ये दवा इस्तेमाल करनी है। टंकी के हिसाब से अपने को नहीं चलना है, क्योंकि कुछ लोग वाटर वॉल्यूम कम ज़्यादा करते हैं, इसलिए 250 ml प्रति एकड़ की दर से आप जो है इसका इस्तेमाल जरूर करें। साथ ही मिर्ची की फसल में हमारा एक और उत्पाद आता है निसोडियम। तो निसोडियम हम लोग जो है मिर्ची की फसल में जो पाउडरी मिल्ड्यू की जो शिकायत आती है उस पर 120 ml प्रति एकड़ की दर से 50 से 70 दिन की अवस्था पर छिड़काव का सुझाव हम लोग देते हैं। तो आप यहाँ पर निसोडियम का आप रिजल्ट आप लोग यहाँ पे बखूबी देख सकते हैं।
बहुत बेहतरीन कंट्रोल जो है पाउडरी मिल्ड्यू में मिर्च की फसल में हमें देखने को मिला है निसोडियम का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अभी आप सबको एक मास्क जो है दिया गया होगा हमारे प्रतिनिधियों द्वारा, तो मैं चाहूँगा आप सभी से मेरा निवेदन है आप वो मास्क जो है आप लगाएं, ताकि हम लोग जो है लानेवो चील की नज़र से लानेवो का जो है हम लोग उत्पाद का जो है अनावरण करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी के साथ आशा करते हैं आप सभी की मिर्ची की कपास की फसल स्वस्थ रहे, आपको अच्छी पैदावार मिले। जय जवान जय किसान, धानुका इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम। धन्यवाद। और एक सवाल आप पूछें हमारे किसानों से, जितनी भी बातें अभी आपने बताई हैं उससे संबंधित एक सवाल पूछें। सुबोध सर आप भी स्टेज पर आ जाएं प्लीज़। और जिनको भी जवाब पता होगा वो हाथ सिर्फ उठाएंगे, माइक आप तक आएगा, नाम और फिर उसमें आपको अपना जवाब बताना है। अभी आपको जो है एक उत्पाद के बारे में बताया गया जो रस चूसक कीट और जो इल्ली आती है उसका नियंत्रण मिर्ची में, बैंगन में, टमाटर में करता है। उस उत्पाद का नाम और उसकी डोज प्रति एकड़, नाम और उसका डोज। मैं डोज इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारा किसान सही मात्रा में दवा का प्रयोग करे, तो एक बार इस्टेब्लिश दोबारा से हो जाएगा वो। प्रोडक्ट का नाम लानेओ और उसका डोज 250 ml पर एकड़। बहुत सही। मेरा नाम संदीप मनागरे, माय एग्री डॉक्टर से हूँ। अच्छा, मैं आप लोगों से एक और सवाल पूछ रहा हूँ, ठीक है? एक और सवाल पूछता हूँ। मैंने एक ऐसे उत्पाद का नाम बताया जो 5 प्रकार के जो रस चूसक कीट हैं, ठीक है? माइट हो गया, वाइट फ्लाई हो गया, जैसिड हो गया, एफिड हो गया, थ्रिप्स हो गया, इनका नियंत्रण एक साथ हमारी कपास की खेती में करेगा। इस उत्पाद का नाम और कितना इसका डोज है? डिसाइड 500 ml 500 ग्राम प्रति एकड़। आ जाइए। कपास की फसल में डिसाइड आपका रस चूसक कीटों पर नियंत्रण करेगा 500 ग्राम प्रति एकड़। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका ये तमाम जानकारियां देने के लिए। तालियां इसलिए भी होनी चाहिए कि बहुत ध्यान से उन्होंने सुना तमाम बातों को, और आप भी ध्यान से सुने, क्योंकि जो भी समय आप इस किसान चौपाल को देंगे कुछ अच्छा सीख कर भी जाएंगे और कुछ इनाम भी आप यहाँ से ज़रूर लेकर जाएंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी के गिरवाल सर, डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर। सर आप प्लीज़ मंच पर आएँ और हमारे किसानों को बताएं कि बागवानी की क्या क्या स्कीम है, उद्यानिकी की, जो हमारे किसानों के लिए लाभदायक हो सकती हैं। किसान भाइयों को नमस्कार। आज के इस ग्रीन टीवी के कार्यक्रम में पधारे हमारे किसान बंधु, हमारे आत्मा के डीडीए कंपनी से, धानुका कंपनी से पधारे प्रतिनिधि, सबका इस मंडी प्रांगण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं के गिरवाल, उद्यानिकी उप संचालक खरगोन, आपको विभाग की स्कीम के बारे में बताना चाहूँगा। हमारे विभाग में 3 प्रकार की स्कीमें मेजर चल रही है। आप लोग विभाग की स्कीमों से मुझे लगता है कि काफ़ी परिचित होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको जानकारी बता देना चाहता हूँ। हमारे यहाँ एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना चलती है, जिसमें केला टिश्यू कल्चर के ऊपर भी अनुदान दिया जाता है, जिसमें यदि हम ड्रिप सहित उसका लाभ लेना चाहते हैं तो 1 लाख रुपए के आसपास उसका अनुदान है, और ड्रिप रहित यदि बिना ड्रिप के हम यदि वो अनुदान लेना चाहते हैं तो उसके ऊपर 50,000 रुपये अनुदान है। इसी प्रकार सब्जी क्षेत्र विस्तार स्कीम भी है, जिसमें जो किसान भाई टमाटर हैं, गिलकी है, भिंडी है आदि की खेती करते हैं, उनके लिए 20,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है। आप कृपया अनुदान की जानकारी नोट कर लें, इसी में से आपको क्वेश्चन आएगा और आपको आंसर देना होगा।
मसाला क्षेत्र विस्तार में यदि कोई किसान भाई धनिया की खेती करते हैं तो उनको भी 10,000 रुपये का उस पर अनुदान दिया जाता है। यदि कोई किसान भाई खरीफ का प्याज जो अभी लगता है अगस्त में लगता है उस पर उसकी यदि खेती करना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी 10,000 का अनुदान दिया जाता है। इस प्रकार से आपके यहाँ आपने देखा होगा कि पिछले विगत वर्षों में छोटा ट्रैक्टर हमारे यहाँ काफ़ी मात्रा में करीबन 200 ट्रैक्टर यहाँ अपने ज़िले में अनुदान के रूप में दिया गया था। उसमें अनुदान इस प्रकार है कि जो 2 हेक्टेयर से ऊपर का जो किसान है उनको 75,000 रुपये अनुदान के रूप में दिया जाता है, और जो किसान जो छोटा किसान है 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है उसको हम 1 लाख रुपये अनुदान के रूप में देते हैं। तो स्कीम बहुत अच्छी है। छोटा ट्रैक्टर आज के समय में आप लोग जो उपयोग कर रहे हैं आपको बहुत उपयोगी साबित हो रहा है, क्योंकि उनने जो छोटा ट्रैक्टर है उसने बेलों को भी पीछे कर दिया है। छोटे ट्रैक्टर के माध्यम से आप तमाम प्रकार के जो उससे जुड़े हुए यंत्र आज चला पा रहे हो। तो इसमें विभाग सब्सिडी देता है, कृपया आप उसमें आवेदन अधिक से अधिक करें। हम इस बार भी प्रयास करेंगे कि आपको इस योजना में अधिक से अधिक लाभान्वित कर पाएँ। तीसरी हमारी सबसे महत्वपूर्ण स्कीम है ड्रिप इरिगेशन स्कीम। अपने ज़िले में उद्यानिकी का रकबा लगभग 70,000 हेक्टेयर में है, उसमें 45,000 हेक्टेयर का जो रकबा है वो केवल मिर्च का है। हमारे यहाँ बहुतायत में मतलब एमपी में सबसे ज़्यादा यदि खेती होती है सबसे ज़्यादा तो मिर्च की होती है। और मैं कृषि विभाग की बात करूँ तो कृषि विभाग में यदि किसी फसल की सबसे ज़्यादा खेती हो रही तो वो कपास की होती है। कुल मिलाकर 3 लाख हेक्टेयर के आसपास हमारे यहाँ खेती होती है, उसमें से सबसे ज़्यादा कपास और मिर्च की खेती होती है। और आप और हम सब लोग जानते हैं कि हम जो मिर्च की खेती और कपास की खेती कर पा रहे हैं, जो आप अखाती पर कपास लगाते हैं और हम मिर्ची की खेती कर पा रहे हैं, तो बिना ड्रिप के ये संभव नहीं है। संभव है क्या? नहीं है। हमारे ज़िले में कम से कम 50 से 55% जो एरिया है वो ड्रिप इरिगेशन से आच्छादित है, और ड्रिप इरिगेशन के कारण ही हम जो कपास अखाती के कपास ले पाते हैं, जल्दी का कपास लेते हैं, मिर्ची में हरी मिर्ची हम बेच पाते हैं, उसी के माध्यम से बेचते हैं। तो ये स्कीम विभाग कृषि विभाग भी चलाता है, उद्यानिकी विभाग भी चलाता है। इसमें हम जो बड़े किसान हैं उनको हम 45% अनुदान देते हैं। कितना देते हैं? 45% अनुदान देते हैं। और जो छोटे किसान हैं उनको हम 55% अनुदान देते हैं। तो छोटे और बड़े का क्या मापदंड है? जो 2 हेक्टेयर से ऊपर किसान है, जो जिसके पास रकबा 2 हेक्टेयर से ऊपर है, वो हमारे लिए बड़ा किसान है, और जिसका रकबा 2 हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर से कम है वो हमारा छोटा किसान है। तो छोटा जो किसान है उसको 55% और जो बड़ा किसान है उसको 45% अनुदान देते हैं। और अधिकतम एक किसान 5 हेक्टेयर तक उसका लाभ ले सकता है एक बार में। और ये अनुदान आप 7 साल बाद पुनः दोबारा ले सकते हैं। यदि आपने एक बार अनुदान का लाभ ले लिया तो 7 साल बाद आप 5 हेक्टेयर में फिर से दोबारा अनुदान ले सकते हैं, क्योंकि एक ड्रिप 6-7 साल चलती है और उसके बाद फिर आप लोग उसमें नया आवेदन कर सकते हैं। उसी प्रकार से मिनी स्प्रिंकलर का चलन भी अपने ज़िले में बढ़ने लगा है। पहले पोर्टेबल स्प्रिंकलर आते जो कृषि विभाग बांटता था, लेकिन अब मिनी स्प्रिंकलर आ गए हैं। मिनी स्प्रिंकलर आपके जो है आपका जो प्याज है, आपकी लहसुन है, आपकी जो भी छोटी फसलें हैं उसमें बहुत उपयोगी साबित हो रहा है। और उसमें भी अभी आवेदन आना स्टार्ट हो गए हैं, लोग लगा रहे हैं। तो जो किसान भाई प्याज की खेती करते हैं वो भी उसका उपयोग करें। जो छोटी फसल है हार्टिकल्चर की उसमें उसका उपयोग कर सकते हैं। पानी की उसमें 50 से 60% तक बचत होती है। आपका रकबा यदि 4 हेक्टेयर का है और आपके पास कुएं में पानी एक ही हेक्टेयर का है तो आप 4 से 5 हेक्टेयर में उसकी सिंचाई कर सकते हो। इतना उसका लाभ होता है। उसमें प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन में भी काफ़ी अंतर आता है। कम से कम 1.5 से 2 गुना आप उसमें प्रोडक्शन में अंतर लेते हो। और इसका उपयोग करने से आपका मटेरियल जो उत्पादन होता है उसको भी मार्केट में रेट अच्छा मिलता है। दूसरा एक मल्चिंग भी आपने देखी होगी, आप बहुत सारे किसान उपयोग करते हैं। आजकल मल्चिंग का उपयोग भी हमारे ज़िले में काफ़ी बड़ा है। पहले किसान सिर्फ 200-400 हेक्टेयर में करते थे, लेकिन आज करीबन 400 से 500 हेक्टेयर में मल्चिंग से खेती कर रहे हैं। और विशेषकर टमाटर है, आपका खीरा है, आपका लौकी है, गिलकी है, और इवन मिर्च में भी इसका उपयोग काफ़ी मात्रा में किसान भाइयों के द्वारा
किया जा रहा है। इससे आपके खेत में खरपतवार ना के बराबर होंगे और उत्पादन भी उसमें काफ़ी अच्छा होगा और जो फ्रूट आएगा वो एक जैसा आएगा, काफ़ी चमक रहती है और नींदने खोदने में जो पैसा अपने को लगता है उसकी बचत होती है। हमारे बिघनगांव क्षेत्र में जो कालदा का एरिया है उधर काफ़ी मात्रा में लोग किसान मिर्च में उसका उपयोग कर रहे हैं और उसका लाभ ले रहे हैं। उस पर कीट और रोग का नियंत्रण भी काफ़ी अच्छी तरीके से होता है। आप समझ सकते हैं कि आज के समय में पढ़े लिखे बच्चे ज़्यादा हैं, सर्विस कम लगती है, तो कोई अपना खुद का कोई बिजनेस शुरू करें तो वो स्कीम आपके लिए बहुत अच्छी है। उसमें आप 50,000 से लगाकर 30 लाख तक की कोई भी यूनिट प्रोसेसिंग से संबंधित, यदि आप खाद्य वस्तु जो खाने योग्य है, जैसे आपका मिर्च पाउडर हो गया, धनिया पाउडर हो गया, टमाटो केचप हो गया, टमाटो सॉस हो गया, ऐसे कोई भी यूनिट आपके, जैसे कुरकुरे हो गए, आपकी मूंग दाल हो गई, इस प्रकार आटा मिल हो गई, आपकी दाल मिल हो गई, आपकी बेसन मिल हो गई, आपकी इस प्रकार की कोई सी भी यूनिट यदि आपके घर में आप स्वयं या आपका कोई बेरोजगार बच्चा डालना चाहता है तो विभाग उसमें भी अनुदान देता है। उसमें अनुदान 35% है। यदि आप 35% अनुदान है और अधिकतम उसमें 10 लाख रुपए तक अनुदान है। यदि कोई किसान भाई तैयार होता है तो हमारे पास इस साल काम करने के लिए 200 यूनिट देना है, 200 यूनिट पूरे ज़िले में। तो हर परिवार में कोई आदमी ऐसा रहता है जिसको बिजनेस करने का शौक़ रहता है, खेती बाड़ी से हटके काम करना पसंद करता है। तो ऐसा घर का परिवार का सदस्य, अपना बच्चा, भाई, काका, बाबा, कोई भी तैयार हो तो इस स्कीम का आप लाभ ले सकते हैं। हमारे पास इसके लिए एक डिस्ट्रिक्ट में DRP रखा हुआ है, जिला रिसोर्स पर्सन। वो आपके कागज़ लेके उसकी फाइल बना करके उसको बैंक में प्रस्तुत करके उसको सैंक्शन कराने का कार्य किया जाता है। और उसमें शर्त सिर्फ एक ही है कि आपकी जो सिविल बैंक में होना चाहिए वो अच्छी होना चाहिए, सिविल खराब नहीं होना चाहिए। ये लोन, बैंक लोन आधारित स्कीम है, इस पर भी आप विचार कर सकते हैं लेने के लिए। हमारे विभाग की एक और स्कीम है, आप लोगों ने जैसे देखा होगा कि आप लोग किसान भाई हैं और बहुत सारे किसान यहाँ पर जिनके पास पोली हाउस या शेडनेट हाउस लगे होंगे। ऐसे कितने किसान भाई हैं जिनके यहाँ पोली हाउस और शेडनेट हाउस लगे हुए हैं? और ऐसे कितने किसान हैं जिनने पोली हाउस और शेडनेट हाउस देखे हैं? सिर्फ देखे हैं आप लोगों ने, बहुत अच्छी बात है। पोली हाउस और शेडनेट हाउस में आज बहुत अच्छा ज़िले में चलन है कि हमारे यहाँ मिर्ची और टमाटर की खेती बहुतायत में होती है और इसकी सीडलिंग उसमें तैयार होती है, छोटा पौधा इसमें तैयार करते हैं कि जो नर्सरी तैयार कर रहे हैं वो लोग, और वो उसको 1 रुपये 80 पैसे 2 रुपये के आसपास आपको पर पौधा वो देते हैं। पहले बीज इसमें लगता था मिर्ची का 250 ग्राम, अपन जब डालते थे खुद बीज डालते थे तो उसमें 250 ग्राम के आसपास लगता था। लेकिन यदि हम सीडलिंग के माध्यम से नर्सरी में पौधे तैयार कराते हैं शेडनेट पॉली हाउस में, तो करीबन 180 ग्राम के आसपास बीज लगता है। तो इसमें बीज की बचत भी हो रही है, आपके समय की बचत भी हो रही है, आपको सीधा पौधा तैयार मिल रहा है। किसान भाई यदि खेत में पौधा तैयार करता है तो उसको लगाने में पशु भी नुकसान कर देते हैं, मौसम भी ख़राब हो जाता है तो नुकसान होता है, फिर उखाड़ने करने में भी जड़ें भी टूट जाती है। तो हमारा लक्ष्य होता है कि हम 1 हेक्टेयर में लगाएंगे, तो जब लगाने जाते हैं तो आधा हेक्टेयर का ही रोपा बचता है। तो ये सब नुकसान से बचने के लिए ये स्कीम भी बहुत अच्छी है। यदि कोई किसान भाई इसका लाभ लेना चाहता है तो पाली हाउस पे सब्सिडी विभाग 50% देता है, 16,88,000। उसकी लागत 34 लाख से ऊपर है और अनुदान उसका 16,88,000 है 1 एकड़ के ऊपर। यदि कोई किसान भाई शेडनेट हाउस लगाना चाहता है तो उसके ऊपर भी अनुदान है। शेडनेट में शेडनेट लगाई जाती है और पॉली हाउस पे पॉलीथीन लगाई जाती है, दोनों में अंतर है। पॉली हाउस में गर्मी का जो बारिश में जो पानी होता है वो सीधा उसमें जा नहीं पाता है, वो बाहर चला जाता है। लेकिन जो शेडनेट हाउस होता है उसमें बरसात में जो पानी होता है वो चला जाता है। अंतर इतना है उसमें, दोनों फायदेमंद हैं। यदि कोई किसान भाई लगाना चाहता है तो शेडनेट हाउस में भी 50% अनुदान है, लागत उसकी 28,40,000 है और अनुदान उसमें 14,20,000 है। तो ये 2 स्कीमें भी आपके फ़ायदे की है। आप इन स्कीमों का, उद्यान विभाग की स्कीमों का लाभ उठाएं। लाभ उठाने के साथ साथ में आप अपने जीवन स्तर को भी सुधारें,
और आशा करता हूँ कि आप लोग आज यहाँ से जो भी सीख के जाएंगे वो अपने जीवन में उतारेंगे, अपने खेतीबाड़ी में उसका प्रयोग करेंगे। मैं यही आशा करता हूँ। धन्यवाद। सर, आपने जो तमाम जानकारियाँ दी हैं उससे संबंधित एक सवाल भी आप पूछें। हमारी स्कीम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ड्रिप और स्प्रिंकलर की। उसमें कितना प्रतिशत अनुदान दिया जाता है? बड़े किसान 2 हेक्टेयर से ऊपर और छोटे किसान 2 हेक्टेयर से नीचे, कितना प्रतिशत अनुदान दिया जाता है? सर, छोटे किसान को 55% अनुदान और बड़े किसान को 45% अनुदान दिया जाता है। एकदम सही जवाब। आ जाइए सर आप। तो एक बार ज़ोरदार तालियां सर के लिए। और सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया है तमाम जानकारियां हमारे किसानों को देने के लिए। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी MS कनाज सर को, जो कि परियोजना संचालक हैं आत्मा के खरगोन मध्य प्रदेश से। सर, आप प्लीज़ स्टेज पर आएँ और हमारे किसानों को कुछ विभागीय योजनाओं की जानकारी दें। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मैं मदन सिंह कनास, परियोजना संचालक आत्मा। मैं विभागीय योजनाओं के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता था कृषि विभाग से संबंधित। कृषि विभाग से संबंधित एक बीज ग्राम योजना है। इसमें क्या है, प्रमाणित बीज वितरण पे लघु सीमांत किसानों को लागत का मतलब 50% अनुदान दिया जाता है लघु सीमांत कृषकों को, और अन्य किसानों को जो दलहनी तिलहन फसल में 60% अनुदान दिया जाता है। प्रमाणित बीज वितरण पे है ना। ये बीज ग्राम योजना के अंतर्गत। दूसरा सॉइल हेल्थ कार्ड योजना है। सभी वर्ग के कृषकों को भूमि में उपलब्ध पोषक तत्वों की जांच के लिए अनुशंसा के अनुसार सॉइल हेल्थ कार्ड निःशुल्क वितरण किया जाता है। मिट्टी परीक्षण कराने हेतु इच्छुक कृषक स्वयं या अपने क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से संपर्क करके मिट्टी नमूना लेके अपनी जांच करा सकते हैं। नलकूप खनन योजना, ये अनुसूचित जाति जनजाति के लिए योजना है। ये भी अनुसूचित जाति जनजाति किसानों के लिए सफल या असफल नलकूप के ऊपर लागत का 75%, अधिकतम 25,000 खनन पे दिया जाता अनुदान। और उसके बाद अगर सफल या असफल होता है, मतलब सफल होता है, तो उसको पंप के ऊपर अधिकतम मतलब लागत का 75%, अधिकतम 15,000 रुपये। ये SC/ST किसानों के लिए है योजना। इसके बाद एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है। इसमें पाइपलाइन के ऊपर HDP पाइप राशि रुपये 50 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से, और PVC पाइप 35 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से अधिकतम 600 मीटर के ऊपर अनुदान पाइपलाइन में दिया जाता है। अधिकतम राशि इसकी 15,000 रुपये अनुदान है। इसको कृषक DBT पोर्टल पे जाके अपना पंजीयन करा के योजना का लाभ ले सकते हैं। इसी में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में स्प्रिंकलर योजना है। लघु सीमांत कृषकों को कीमत का 55% अधिकतम राशि 13,306 प्रति सेट, और इसके अलावा बड़े अन्य किसान हैं उनको लागत मतलब 45% अधिकतम राशि 9,856 रुपये प्रति सेट अनुदान दे ही है। तो इसका भी अपन DBT पोर्टल पे किसान भाई पंजीयन करा के इसका लाभ ले सकते हैं। जो हार्टिकल्चर से सर ने बता दिया है, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के ऊपर अनुदान, इसमें भी हमारे कृषि विभाग से भी अनुदान दिया जाता है ड्रिप सिंचाई के ऊपर। इसमें क्या, लघु सीमांत किसानों को कीमत का 55%, अधिकतम राशि 70,126 ये प्रति हेक्टेयर किसानों को दिया जाता है, और अन्य किसानों को लागत का 45%, अधिकतम राशि 58,658 ये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अनुदान दिया जाता है। और ये DBT पोर्टल पे इसका पंजीयन करा के किसान इसका लाभ ले सकते हैं। इसी तरह से स्प्रिंकलर योजना है। इसमें भी प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के अंतर्गत ही है ये। लघु सीमांत किसानों को लागत का 55%, अधिकतम राशि 13,306, और अन्य किसानों के लिए 45%, अधिकतम राशि 9,856 अनुदान है प्रति। इसका लाभ डायरेक्ट ये DBT योजना के अंतर्गत पोर्टल पे अपलोड करके पंजीयन करके इसका लाभ ले सकते हैं। एक आखिरी योजना है बायोगैस योजना। आपको सभी को मालूम है ये बायोगैस योजना सभी, इसमें लघु सीमांत अनुसूचित जाति जनजाति किसानों को 17,000 रुपये है इस पर बायोगैस संयंत्र स्थापित करने के लिए, और छोटे किसान ये बड़े किसानों के लिए 9,800 अनुदान दे है। ये आप सभी किसान भाई जानते हैं बायोगैस योजना के ऊपर। ये थे एग्रीकल्चर संबंधित योजनाओं के ऊपर जानकारी। ठीक है। और आत्मा से संबंधित, मैं आत्मा PD परियोजना संचालक आत्मा हूँ मैं।
तो आत्मा से संबंधित हमारे विभाग में क्या है, ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, भ्रमण ये रहता है। तो समय समय पे टारगेट आते हैं तो हम लोग राज्य के बाहर, राज्य के अंदर, ज़िले के अंदर ये प्रशिक्षण और भ्रमण कराते हैं। ठीक है, नमस्कार। सर, मैं आपसे कहना चाहूँगी जो तमाम बातें आपने किसानों से की उससे संबंधित एक सवाल भी आप पूछें। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना से संबंधित स्प्रिंकलर पे कितना % अनुदान दिया जाता है लघु सीमांत किसानों को, बताइए। 55, हाँ ठीक है, 55 सही है। उन्होंने सही बताया था। आप आ जाइए। एक सवाल और, बीज ग्राम योजना के अंतर्गत प्रमाणित बीज वितरण पे लघु सीमांत किसानों को कितना % अनुदान दिया जाता है? 50%। हाँ, आप आ जाइए। एक बार जोरदार तालियां। और सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी PS बारचे सर, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर। बहुत कुछ आपको ऐसा बताएंगे जो आगे आपकी खेती में काम आएगा, तो ध्यान से सर को सुनिएगा क्योंकि आपको एग्रीकल्चर स्कीम्स के बारे में सर बताने वाले हैं। और एक आखिरी सवाल होगा जिसके बदले का जवाब आपको इनाम देगा, और इस बार माइक पीछे की तरफ ज़रूर जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं PS बारचे कृषि विभाग में कृषि विस्तार अधिकारी हूँ और मैं देशी बीजों पे पिछले 14 साल से काम कर रहा हूँ। अभी एक क्वेश्चन आया था जो कि सोलर पे था। सोलर पे स्कीम है, ऊर्जा विकास निगम का ऑफिस हमारे यहाँ पे न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में है। और उसमें जो सोलर पंप रहता है 3 हार्स पावर, 5 हार्स पावर, 7.5 हार्स पावर और 10 हार्स पावर, इस पे किसानों को 75% तक छूट है। 3 हार्स पावर पे आपको 32,000 रुपये लगेंगे और करीब 3.5 लाख रुपया ऊर्जा विकास निगम लगाएगा। और 5 हार्स पावर पे आपको लगेंगे करीब 72 से 75 हज़ार के लगभग रुपये आपके लगेंगे और करीब 4.5 लाख रुपया सरकार उठाएगी। और इसके ऊपर बड़ी जो 7.5 HP और 10 HP पे भी अनुदान है। आप ऊर्जा विकास निगम से संपर्क कर सकते हैं जो कि न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में है। और घरेलू जो बिजली है, घरेलू बिजली पे भी खरगोन के कई लोग आवेदन कर रहे हैं। इसमें आपको आपके इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पे जाना पड़ेगा और उसमें 78,000 रुपया तक का अनुदान घर पे आप यदि सोलर लगाते हैं तो 78,000 रुपीज़ का अनुदान है। इसके लिए आपको MPB में संपर्क करना है। एक योजना और है जो कि सबको मालूम होना चाहिए। किसान भाइयों, एक किसान खेती करते करते एक जोखिम आता है, एक जोखिम किसान उठाता है। उसमें कुछ भी घटनाएं होती है, दुर्घटना होती है। वो दुर्घटना जिसमें कि मौत भी होती है। जैसे मैं एक उदाहरण दूं कि आप खेत में काम कर रहे हैं, आपको सांप ने काट खाया। आप खेत में काम कर रहे हैं, आपको करंट लगा। आप खेत में काम कर रहे हैं, थ्रेसर में, रोटावेटर में आपका पैर आ गया, हाथ आ गया, अंग भंग हो गया, आपकी मृत्यु हो गई। कोई भी घटना हो सकती है। आप कपास भर के मंडी में ला रहे हैं और मंडी लाते लाते बीच में कोई ट्रक ने आपको ठोक दिया, बैलगाड़ी को ठोक दिया, किसान की मृत्यु हो गई, तो यह अंग भंग हो गया। तो इस पे एक योजना है, मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना। मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना में उस किसान जिसकी मृत्यु होती है, या किसान यदि वो नहीं भी है, उसके नाम जमीन नहीं भी है, यदि वो मजदूर भी है, उस खेती में काम कर रहा है, उसके नाम जमीन नहीं है, मजदूर है वो, तो ऐसे मजदूर या किसान जिनकी मृत्यु ऐसे किसी घटना में होती है, उसको 4 लाख रुपया दिया जाता है। इसका जो है, यदि मृत्यु होती है तो उसका एक फॉर्म है, वो फॉर्म हमारे कृषि विभाग में हम लोग के पास में है। सभी पंचायत सचिवों को भी मैंने दिया हुआ है और कृषि विभाग का कोई भी हमारा अधिकारी आपको हेल्प करेंगे या आत्मा के अधिकारी आपको हेल्प करेंगे। ये फॉर्म आपको भरना रहता है। यदि मृत्यु हुई तो PM रिपोर्ट लगेगी, पंचायत का जो है पंचनामा लगेगा, FIR लगेगी, FIR की कॉपी लगेगी और जो है 30 दिन के अंदर, या उसमें 80 दिन का भी प्रोविज़न है कि घटना के 80 दिन के अंदर आपको आवेदन करना है। वैसे मैं 30 दिन के अंदर ये आवेदन करवाता हूँ। अभी तक मैं जहाँ भी नौकरी करी, 38 साल की नौकरी मेरी हो गई है, कम से कम 15 से 20 लोगों को 4-4 लाख रुपए ऐसी जगह जाके फॉर्म भर के मैंने दिलवा दिए। और ये योजना आप लोग संज्ञान में लें ताकि ऐसी घटनाएँ होती रहती है और जो है इसका लाभ आप उस परिवार को, पीड़ित परिवार को जरूर दिलाएं। इसके बाद बायोगैस का सर ने बता दिया। बायोगैस पे जो है 9,000 से लगा के 14,000, 17,000 SC/ST का अलग योजना है। मेरा निवेदन है, जिनके पास 4 मवेशी हैं, 4-6 मवेशी है, तो अपने आंगन में जगह यदि है, खले में जगह है, तो आप बायोगैस संयंत्र जरूर लगाएं। ये एक खाद का कारखाना है, इससे लाइट भी मिलती है, एक अच्छा खाद मिलता है और साथ में आपको LPG जो गैस की बचत भी होगी। घर में जो चूल्हा जलेगा वो गैस का जलेगा। जय हिंद, जय बलराम, धन्यवाद।
सर आखिरी के 2 मिनट और चाहूँगी आपके। सर एक सवाल है जो एक दर्शक पूछना चाहते हैं किसान, एक बार माइक दीजिएगा सौरभ इनको। सर किसान दुर्घटना से संबंधित आपने जो जानकारी दी थी जी, उसमें अंग भंग के लिए कितना मतलब अनुदान है? अंग भंग के लिए 1 से 2 लाख रुपया। 1 से 2 लाख वो रुपया डिपेंड करता है कि कितना अंग भंग परसेंटेज जैसे है? उंगली कट गई, हाँ हाँ, या वो पैर कहाँ तक कट गया, वो अंग भंग का डॉक्टर है, वो डॉक्टर उसका जो जोखिम है वो डिसाइड करेगा। और दूसरा एक प्रश्न छोटा सा है कि इसके लिए पात्रता क्या रहेगी, मतलब किस व्यक्ति को इसका लाभ मिलेगा? किसान मतलब किसान होना जरूरी नहीं है। यदि वो मजदूर है, हाँ, भगवानपुरा का मजदूर जाके यदि वो निंगुल में खेती कर रहा है जी, यदि बोराओं में खेती कर रहा है, कोई आदिवासी भाई या बहन हो, यदि वहाँ पे उसको करंट लगता है या वहाँ पे कोई दुर्घटना होती है, सांप काटता है, तो वहाँ के थाने पे FIR होगी, वहाँ पे सारा वो होगा और उसका पूरा केस बनेगा और ये केस बन के तहसीलदार को जाएगा, तहसीलदार को पूरा फॉर्म जाएगा। वो PDF मेरे पास है, मैं चाहो तो आप लोग ले लेना, पूरी PDF हमारे विभाग में भी है, कृषि विभाग में जी, सारे अधिकारियों के पास है। सर नहीं होगी तो मैं दे दूंगा, सुनो जी। और वो तहसीलदार के थ्रू आपको आवेदन करना पड़ेगा, एक फाइल तैयार होगी जिसमें जो नॉमिनी है उसका जो है उसके बैंक पासबुक, आधार कार्ड, उसका फ़ोटो लगेगा, जो नॉमिनी है उसके नाम से फॉर्म भराएगा, उसमें डिटेल रहेगा कौन मृतक है, और वो फॉर्म तहसीलदार के थ्रू कलेक्टर को जाएगा और कलेक्टर उसको सैंक्शन करेगा। सैंक्शन करने के बाद वो पर्टिकुलर को व्हाट्सएप करेगा, उनको इंटीमेट करेगा, और मंडी बोर्ड का इसमें पैसा आता है। जहाँ मन मंडी में बैठे ना, ये मंडी बोर्ड का पैसा आता है, मंडी बोर्ड पैसा कलेक्टर को देते हैं, वो कलेक्टर 4 लाख रुपये का चेक हमारे उप संचालक कृषि, हमारे जो विभाग है वहाँ पे हमारे डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर को वो चेक जाता है, और जो नॉमिनी है जिसके घर में हादसा हुआ है उसको हम लोग बुलाते हैं, हमारे विभाग के कर्मचारी उसको लेके आते हैं और हमारे डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस में वो 4 लाख का चेक दिया जाता है। जी धन्यवाद। सर संबल रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है क्या इसमें? संबल जरूरी नहीं, संबल की अनिवार्यता संबल योजना में भी 4 लाख मिलते हैं, बट इसमें संबल का होना बहुत जरूरी नहीं है जी सर। लेकिन आप संबल से यदि 4 लाख ले रहे हैं तो ये 4 लाख आपको नहीं मिलेगा। नहीं मतलब अभी तक हम जो योजना का लाभ दे रहे थे उसमें जो अगर कोई संबल रजिस्ट्रेशन है तो ही दे पा रहे थे, अगर संबल रजिस्ट्रेशन नहीं है कोई तो संबल की जरूरत नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत जी जी जी, कोई भी हितग्राही हो सकता है जी। ओके धन्यवाद सर, बहुत बहुत थैंक यू। और सर एक सवाल भी आप पूछिए, और मैं चाहूँगी कि इस स्कीम से संबंधित ही आप पूछे ताकि ये पता चले कि लोगों ने स्कीम को कितना ध्यान से सुना है। मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना में पात्रता कौन रखता है, कौन रखता है? किसान, मजदूर जो मंडी में अनाज देने आता है वो भी। हाँ, सारे किसान या मजदूर भी रहेंगे, मजदूर और किसान दोनों। थैंक यू। आ जाइए आप स्टेज पर और एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, क्योंकि आज की किसान चौपाल का अंतिम सवाल था और जवाब जिन्होंने दिया उन्हें एक इनाम किसान ग्रीन टीवी की तरफ से। और बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका तमाम योजनाओं की जानकारियां हमारे किसानों को देने के लिए। और कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हम हैं, जिसमें हम जो सर्टिफिकेट हैं, प्रशस्ति पत्र जो हमारे किसान हैं जो खेती में कुछ नया कर रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं, या खेती में सफलता की नई इबारत लिख रहे हैं और खेती से अच्छी कामयाबी उन्हें मिल रही है, ऐसे 20 किसानों को ग्रीन टीवी आज सम्मानित करेगा, प्रशस्ति पत्र उन्हें प्रदान करेगा। और ये प्रशस्ति पत्र उन्हें देने के लिए मैं मंच पर हमारे खास मेहमानों को आमंत्रित करना चाहूंगी। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी के गिरवाल सर, MS कनाज सर, PS बारचे सर, RK धूरिया सर, धानुका एग्रीटेक लिमिटेड से महेश शर्मा सर, सुबोध गुप्ता सर। और अब हम किसानों को सर्टिफिकेट देंगे, प्रशस्ति पत्र उन्हें देंगे। तो मैं एक एक करके नाम किसानों के बोलूंगी और एक एक करके आप प्लीज मंच पर जल्दी जल्दी आइएगा। संतोष जी सन ऑफ मेशाराम दयालपुरा से, राधे श्याम जी सन ऑफ शिवा दयालपुरा से, रमेश जी सन ऑफ मोहन इच्छापुर से, जगदीश जी सन ऑफ रमेश इच्छापुर से, प्रधान जी सन ऑफ प्रताप सिंह, जगदीश जी सन ऑफ लाल सिंह, श्री राम जी सन ऑफ राजा राम, राजेंद्र जी सन ऑफ सीताराम, गणेश जी सन ऑफ मोतीराम, संजय जी सन ऑफ रमेश, विनोद पाटिल, अविनाश सिंह डांगी बिस्टान से, सुखदेव यादव जी डेहरी से, रामदास यादव जी रामपुरा से, मुकेश यादव जी दयालपुरा से, जियालाल पाटीदार जी इच्छापुर से, सुमेर सिंह जी मेदनी खुर्द से, रसगांव से राजेंद्र सीताराम गुर्जर, कालू सिंह सोलंकी जी उन खुर्द से, राकेश पाटीदार जी रजूर से,
जोरदार तालियां एक बार आपके लिए, आपके अपने लिए, किसान चौपाल के लिए। हर बार हम यही उम्मीद करते हैं कि जो भी समय आप किसान चौपाल को दें, कुछ अच्छा किसान चौपाल से आप सीख कर जाएं। हमारे तमाम मेहमानों ने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से आए हमारे विशेषज्ञों ने, धानुका की टीम से आए हमारे विशेषज्ञों ने, सभी एक्सपर्ट्स ने आपको तमाम ज़रूरी महत्वपूर्ण जानकारियां दी और मैं पूरी उम्मीद करती हूं कि ये तमाम जानकारियां, तमाम ज़रूरी बातें आप लोगों के बहुत काम आएंगी, आप सभी किसानों के काम आएंगी। सभी एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया आज की किसान चौपाल में ये महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे किसानों को देने के लिए। साथ ही शुक्रिया हमारे उन किसानों का भी जिन्होंने समय निकालकर इन तमाम बातों को सुना। यदि आप धानुका एग्रीटेक लिमिटेड के प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो धानुका एग्रीटेक का जो टोल फ्री नंबर है वो है 1800-102-1022 1800-102-1022। ग्रीन टीवी का व्हाट्सएप नंबर है 8097864300 8097864300। हम तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हैं, तो आप तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टा पर, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते होंगे। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमसे जुड़ जाइए, देखते रहिए ग्रीन टीवी इंडिया और अगली चौपाल में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।